हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। कंपनी ऑडिट के मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर है ऑडिटर लाइबिलिटीज के ऊपर, और इसमें 3 टॉपिक हैं जो हमें कवर अप करने हैं। एक टॉपिक प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, दूसरा लाइबिलिटीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड थर्ड वन लाइबिलिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो फर्स्ट वन टॉपिक है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का, वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जहां पर ये बात होती है कि क्या एक प्रैक्टिशनर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको लाइबल बनाया जा सकता है फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग डिलीजेंस। यदि एक प्रैक्टिशनर, उसको कोई वर्क असाइन किया जाता है, देन उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी को डिलीजेंटली परफॉर्म करेगा। जैसे प्रोफेशनल एथिक्स के सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 7 में इसका प्रोविजन भी है दैट अ मेंबर इन प्रैक्टिस shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to exercise due diligence or exercise or is guilty of gross negligence। तो नाउ नेग्लिजेंट वर्ड और एक मिसकंडक्ट वर्ड, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ उसकी हम डिस्कशन करेंगे। नेग्लिजेंस के कारण क्या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, उसकी हमने डिस्कशन करनी है। देयर आफ्टर कंपनी एक्ट 2013 के अंदर क्या लाइबिलिटीज हैं जो एक प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर अराइज हो सकती हैं। 2 मेन कैटेगरीज में वो सारी लाइबिलिटीज क्लासिफाइड हैं। वन इज सिविल लाइबिलिटी एंड सेकंड वन इज द क्रिमिनल लाइबिलिटीज। एंड देयर आफ्टर इनकम टैक्स एक्ट के कुछ स्पेसिफिक सेक्शन हैं जहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिल्टी मानकर उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है इन मॉनेटरी टर्म्स और अदरवाइज। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के साथ। बट बिफोर दैट एक क्लासिफिकेशन इस चैप्टर की आपके नोट्स में सबसे पहले गिवन है। देखिए 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की बात करता है, सेकेंड वन लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड थर्ड वन लाइबिलिटीज अंडर द इनकम टैक्स लॉ। कंपनीज एक्ट की लाइबिलिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 सिविल लाइबिलिटी एंड नंबर 2 क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी के प्रोविजन सेक्शन 35 में है, क्रिमिनल लाइबिलिटी सेक्शन 34, 447 एंड 448। सिविल लाइबिलिटी से मतलब क्या है? व्हेन अ पर्सन इज लाइबल टू पे फॉर द डैमेजेस। यदि एक पर्सन की गलती के कारण किसी दूसरे पर्सन को कोई नुकसान हुआ है, कोई लॉस हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, देन उस डैमेज को कंपनसेट करना, उस लॉस को कंपनसेट करना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है क्या? टू पे द डैमेजेस, यस, सिविल लाइबिलिटी सेक्शन 35 के अंदर। क्रिमिनल लाइबिलिटी कंपनी लॉ के प्रोविजंस की वायोलेशन पर कब कब एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है, सेक्शन 34, 447 एंड 448, इसमें हम कवर अप करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 288, 278, 271 जे एंड रूल नंबर 12 ए में भी कुछ लाइबिलिटीज के प्रोविजंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। हमारा पहला टॉपिक है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या है? एक पर्सन को जो ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दी गई थी, उस पर्सन ने अपनी ड्यूटीज को डिलीजेंटली परफॉर्म नहीं किया, इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया, जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये पर्सन अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा विद ड्यू केयर, कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करेगा। बट उसकी नेग्लिजेंस के कारण एक दूसरे पर्सन को कोई लॉस होता है और डैमेज होता है, देन उस लॉस और डैमेज की भरपाई उस पर्सन से कराई जा सकती है, प्रैक्टिशनर से कराई जा सकती है। सो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या है? फेलियर टू परफॉर्म द ड्यूटीज विद द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीजेंस, मीनिंग फेलियर
to perform the duties as required by professional standards, जिसके कारण कोई लॉस और डैमेज हो सकता है उस पर्सन को जिसने आपको एंगेज्ड किया था। एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूटी। लाइक यदि एक ऑर्गेनाइजेशन हमें ऑडिट का काम देती है और हम ऑडिट करते वक्त ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस इंश्योर नहीं करते, जो हमसे कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्ट किया जाता है, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे, हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको असेस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिजाइन एंड परफॉर्म आवर ऑडिट प्रोसीजर। बट हमने उनमें से किसी चीज का कंप्लायंस नहीं किया। अकरेंस ऑफ ब्रीच। हमारी ड्यूटी थी that we are required to perform our work in compliance with the professional standards, but हमने उस ड्यूटी का ब्रीच किया और हमारे इस ब्रीच के कारण जिस पर्सन ने हमें एंगेज किया था, लाइक कंपनी, लॉस और डैमेज कॉज टू पार्टी हु एंगेज द प्रोफेशनल। लाइक एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसमें। यदि while performing the audit work auditor identify any fraud or auditor has suspicion of occurrence of any fraud, then section 143 subsection 12 के अंदर provisions दिए गए हैं that auditor is required to report the fraud to the central government यदि fraud का amount एक threshold limit के बराबर या उसको क्रॉस करता है, वो 1 करोड़ से एक्सीडिंग की लिमिट है। Now, अब यदि 1 करोड़ के बिलो फ्रॉड है, then also reporting is required to audit committee or the board of director as the case may be. Now, अब ऑडिटर की नॉलेज में मान लीजिए एक फ्रॉड है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी that he is required to report the fraud to the appropriate authority, बट उसने इस फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं किया। अब क्योंकि उसने इस फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं किया, कंपनी को नुकसान हुआ। अब क्या कंपनी इस चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस नुकसान की भरपाई करवा सकती है क्या? जी हां, करवा सकती है। ड्यूटी थी, आपने उस ड्यूटी का ब्रीच किया जिसके कारण कोई डैमेज अराइज हुआ उस पर्सन को जिसने इस प्रोफेशनल को एंगेज किया था। एग्जाम्पल, इग्नोरेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। Non-compliance of standards on auditing, non-compliance of legal and regulatory requirements, expressing the opinion without examining the records. बिना रिकॉर्ड्स की एग्जामिनेशन के आप अपनी एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो ये सारे इंस्टांसेस किसके हैं? प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के इंस्टांसेस है। एक वर्ड हमने पढ़ा हुआ है पहले, जिसको हम नाम देते थे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और दूसरा वर्ड आज हमने पढ़ा प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? यदि मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करता हूं तो मिसकंडक्ट के कारण थर्ड पार्टी को लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेग्लिजेंस के केस में हम मानकर चलते हैं थर्ड पार्टी को लॉस हो रहा है। थर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द लॉसेस फ्रॉम द प्रैक्टिशनर। हाउएवर, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केस में लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यदि ये नेग्लिजेंस का केस है, डेफिनेटली होगा। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आल्सो इंक्लूड्स नेग्लिजेंस। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इंक्लूड्स केसेस ऑफ नेग्लिजेंस एज वेल एज अदर केसेस आल्सो। सो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एक वाइड टर्म हो गई, नेग्लिजेंस उसका एक पार्ट हो गया। सो ये हमारा पहला टॉपिक था अबाउट द प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का। फिर इस चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक हमें कवर अप करना है वो है लायबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 की लायबिलिटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कैटेगरी 1 में हम सिविल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं एंड कैटेगरी 2 के अंदर हम क्रिमिनल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। सिविल लायबिलिटीज प्राइमरीली वो लायबिलिटीज हैं जहां पर प्रैक्टिशनर को के ऊपर
एक लाइबिलिटी डाली जा सकती है फॉर कंपनसेशन, कि यदि आपकी किसी गलती के कारण किसी थर्ड पार्टी को या जिस पर्सन ने आपको एंगेज किया था उसको कोई नुकसान हुआ है, आप उसको कंपनसेट करेंगे। तो जब सिविल वर्ड की बात आती है तो वो कंपनसेशन के रेफरेंस में बात आ जाती है। जब कंपनसेशन के अलावा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर प्रैक्टिशनर के ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाती है, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट और बोथ, देन फिर हम उसको नाम देते हैं दैट इट इज ए क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, पहले हम क्रिमिनल लायबिलिटीज को कवर अप करते हैं। सेक्शन 34 एज वेल एज सेक्शन 35 दोनों ही प्रोस्पेक्टस के हैं। सेक्शन 34 कहता है कि यदि किसी प्रोस्पेक्टस को इशू किया गया, सर्कुलेट किया गया या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिस प्रोस्पेक्टस के अंदर अनट्रू या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी, या फिर जो मटेरियल फैक्ट इस प्रोस्पेक्टस में होने चाहिए थे उनका ओमिशन था, और ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट, देन एवरी पर्सन जिसने इस प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथोराइज किया है वो लायबल होगा टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 447। सो अब इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल आ सकता है एज ए एक्सपर्ट। यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एज ए एक्सपर्ट किसी मैटर के ऊपर अपनी कोई ओपिनियन दी है और उसने उस ओपिनियन को प्रोस्पेक्टस में पब्लिश करने की अपनी कंसेंट भी दी है और वो ओपिनियन गलत है, उस ओपिनियन में अनट्रू और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस थी या सिग्निफिकेंट फैक्ट्स को छुपाया गया था, तो इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जिसने एज ए इन द कैपेसिटी ऑफ एक्सपर्ट किसी मैटर को ऑथेंटिकेट किया, सर्टिफाई किया, अप्रूव किया, देन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेक्शन 447 के अंदर पनिश किया जा सकता है। सेक्शन 447 फ्रॉड का सेक्शन है। सेक्शन 448 भी पढ़ लेते हैं क्योंकि 448 भी 447 पर ही डाइवर्ट होता है। सेक्शन 448 इसने कहा यदि किसी रिटर्न में, रिपोर्ट में, सर्टिफिकेट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रोस्पेक्टस में, एनी अदर स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट में, मीन सारे वर्ड यूज कर लिए, एनुअल रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस, कोई एनुअल स्टेटमेंट जानी है, कोई भी और डॉक्यूमेंट है, लास्ट में इसने अदर डॉक्यूमेंट वर्ड लिख के कहानी ही खत्म कर दी, मींस ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। देन यदि ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी पर्सन ने स्टेटमेंट दी जो क्या है, फॉल्स है और आपको पता है, which is false in any material particulars knowing it to be false, या किसी मटेरियल फैक्ट को ओमिट किया knowing it to be material, आपको पता है ये फैक्ट बड़ा सिग्निफिकेंट था। जैसे मान लीजिए मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिसकी केस स्टडीज इंटर लॉ के पेपर में भी आपने पढ़ी होंगी। लाइक एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया और प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने कहा कि कंपनी का 10 इयर्स का पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, बिल्कुल सही, और उसके ऊपर उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लिया कि आप बताइए, चेक करिए हमारे रिकॉर्ड को कि क्या कंपनी ने पिछले लास्ट 10 इयर्स में कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा हाँ कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है। अब इस डिविडेंड की बात को देखकर जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट हो सकता है कि हाँ कंपनी में डिविडेंड की स्टेबिलिटी है, पास्ट में हम उम्मीद कर सकते हैं फ्यूचर में भी रहेगी। बट ये नहीं बताया गया पिछले 3 सालों में जो डिविडेंड पे किया जा रहा था दैट वाज पेड आउट ऑफ कैपिटल और इट वाज पेड आउट ऑफ रिजर्व। कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। अब बताइए क्या ये एक मटेरियल फैक्ट है या नहीं है? क्या इन्वेस्टर का डिसीजन इससे अफेक्ट होता है या नहीं होता? डेफिनेटली इससे इन्वेस्टर का डिसीजन अफेक्ट होता है। सो यदि गलत जानकारी दी जाए
या जो मटेरियल फैक्ट देने चाहिए थे उनको ओमिट कर दिया गया किसी रिपोर्ट में, रिटर्न में, सर्टिफिकेट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रोस्पेक्टस के अंदर और एनी अदर डॉक्यूमेंट में। मटेरियल पर्टिकुलर्स फॉल्स है और आपको पता है, मटेरियल फैक्ट ओमिट किए गए हैं और आपको पता है, कोई बात नहीं, जिस पर्सन को पता है इस बात का वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड का। सो सेक्शन 34 उसने भी फ्रॉड पर डाइवर्ट कर दिया 447, एंड सेक्शन 448 उसने भी डाइवर्जन किस पर डाल दी, 447 के ऊपर। 447 में पनिशमेंट फॉर फ्रॉड के अंदर क्वांटम ऑफ फ्रॉड के बेस पर पेनल्टी बताई गई है। यदि फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख रुपीज और मोर और 1% ऑफ टर्नओवर विचएवर इज लोअर, मान लीजिए विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर, नॉट लोअर, whichever is higher, then इस केस में मानते हैं, हम मान लेते हैं फ्रॉड का अमाउंट 25 लाख रुपए है, से फॉर एग्जांपल। टर्नओवर, कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ रुपए की है। अब कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ रुपए है तो 50 करोड़ रुपए का 1% कितना बन गया, 50 करोड़ रुपए का 1% बन गया इसका 50 लाख। 50 लाख रुपए और 10 लाख विच एवर इज हायर, 50 लाख रुपए और 10 लाख विच एवर इज हायर, क्या फ्रॉड का अमाउंट, अरे एक सेकेंड, नहीं सॉरी, यहां पर लोअर वर्ड ही है, ये अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुको जरा। 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विचएवर इज लोअर, विचएवर इज लोअर, 50 लाख, 1% ऑफ टर्नओवर 50 लाख और 10 लाख, विचएवर इज लोअर, इन दोनों का लोअर बनता है 10 लाख। क्या फ्रॉड का अमाउंट, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है ना, ये किसके लिए यूज किया गया है, फ्रॉड से इसका कंपैरिजन। तो यदि फ्रॉड का अमाउंट देखो कितना है 25 लाख रुपए, क्या फ्रॉड का अमाउंट 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख विचएवर इज लोअर, इससे विचएवर इज लोअर, लोअर है 10 लाख, क्या इससे ज्यादा है, जी हां इससे ज्यादा है। बट मान लीजिए यदि फ्रॉड का अमाउंट होता 8 लाख रुपए, फ्रॉड का अमाउंट होता 8 लाख रुपए, तो हम इस कैटेगरी में चले जाते। तो सबसे पहला काम इसमें आपको करना क्या है, देखो इसके अंदर आपकी जो एक्टिविटी आ जाती है, नंबर 1 टर्नओवर कितनी है उसको देख लो। लेट्स से टर्नओवर, मैंने 1 2 3 एग्जांपल ले लेता हूं। टर्नओवर है 10 करोड़, टर्नओवर है 20 करोड़, टर्नओवर है 50 करोड़। इसका 1% कितना बना, 10 करोड़ का 1% बनता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। अच्छा एक केस और लेते हैं, टर्नओवर है 5 करोड़, 5 लाख। अब मुझे क्या निकालना है, 1% ऑफ टर्नओवर और ₹10 लाख विच एवर इज लोअर। अब इन दोनों में लोअर क्या है, यहां दोनों बराबर हो गए, यहां पर लोअर है 10 लाख, यहां पर लोअर है 10 लाख, यहां पर लोअर है 5 लाख। अब देखिए फ्रॉड का अमाउंट क्या है, फ्रॉड का अमाउंट है 8 लाख, फ्रॉड का अमाउंट है 12 लाख, फ्रॉड का अमाउंट है 15 लाख, फ्रॉड का अमाउंट है 12 लाख। क्या फ्रॉड का अमाउंट 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख विच एवर इज लोअर, इस तरीके से अप्लाई करना है
क्या फ्रॉड का अमाउंट 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख विच एवर इज लोअर इससे ज्यादा है? नो, फ्रॉड का अमाउंट थ्रेशोल्ड से कम है। थ्रेशोल्ड ये आ गया, थ्रेशोल्ड क्या निकाली है हमने? 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। तो इस केस में आप सेकंड कैटेगरी की पेनल्टी लगाएंगे। दूसरे केस में फ्रॉड का अमाउंट थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, जी हां, फर्स्ट कैटेगरी की पेनल्टी। इस केस में भी फर्स्ट कैटेगरी की पेनल्टी, इस केस में भी फर्स्ट कैटेगरी की पेनल्टी लगेगी। तो आपको इस तरीके से कंपैरिजन करना है फ्रॉड के अमाउंट का थ्रेशोल्ड के साथ। और थ्रेशोल्ड क्या है? 10 और 1% ऑफ टर्नओवर और 10 लाख विच एवर इज लोअर। देखिए अब थ्रेशोल्ड हमने निकाल ली। कैटेगरी 1 के अंदर जो पेनल्टी बताई गई है वो पेनल्टी कितनी प्रिस्क्राइब की गई है? वो है 6 मंथ मिनिमम इंप्रिजनमेंट से लेकर 10 इयर्स तक की जेल हो सकती है। मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 10 इयर्स। एंड और नहीं है बीच में, एंड फाइन जितना फ्रॉड का अमाउंट है मिनिमम उतना, मैक्सिमम उसका 3 गुना। नॉट लेस देन द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड टू 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। सेकेंड कैटेगरी कि यदि फ्रॉड का अमाउंट थ्रेशोल्ड के नीचे है, थ्रेशोल्ड क्या? 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर, उसके नीचे है, तो इन दैट केस इंप्रिजनमेंट 5 साल तक की हो सकती है, या और यहां एंड है, यहां और है, फाइन लग सकता है अप टू 50 लाख का, और बोथ। हाउएवर यदि इस केस में बात करें और यहां पर कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, देन इंप्रिजनमेंट 3 साल से कम की नहीं होगी। इफ फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, देन मिनिमम इंप्रिजनमेंट का पीरियड 3 साल का रहेगा। इंस्टेड ऑफ कि 1-2 महीना कुछ भी लगा दो, क्योंकि अप टू वर्ड है, नो, मिनिमम 3 इयर्स यदि फ्रॉड इन्वॉल्व्स था पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं इस फ्रॉड के कारण। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द क्रिमिनल लाइबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर हमने सेक्शन 35, 448 एंड सेक्शन 447 को कवर किया। अब बात करते हैं सिविल लाइबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सिविल लाइबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 35। सिविल लाइबिलिटी का मतलब कंपनसेशन। आपकी लाइबिलिटी है, किस चीज की लाइबिलिटी है? टू पे द कंपनसेशन। वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब्ड फॉर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी एक्टिंग ऑन, किसके बेसिस पर? ऑन एनी स्टेटमेंट विच इज इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, or the inclusion or omission of any matter in the prospectus which is misleading, जिसके कारण कोई लॉस और डैमेज अराइज हुआ है एक पर्सन को। इन दैट केस द कंपनी एंड एवरी पर्सन हु ऑथोराइजेज द इशू ऑफ दिस प्रोस्पेक्टस shall be liable to compensate the person who incurred this loss or damage. Now the persons who can be held liable for compensating this loss are: number 1, the person who is a director of the company at the time of issue of the prospectus, or the person who has authorized himself to be named as and is named in the prospectus as a director of the company, or who agree to become a director of the company. जिस पर्सन ने अपने नाम को अलाउ किया है कि आप मेरे नाम को लिख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में, दैट आई एग्री टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपने ऑथोराइज किया था प्रोस्पेक्टस के अंदर अपने नाम को एज ए डायरेक्टर स्पेसिफाई करने का, तो आपने इस प्रोस्पेक्टस का इशू ऑथोराइज किया है, और इस प्रोस्पेक्टस के अंदर यदि कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है या किसी मटेरियल फैक्ट को ओमिट किया गया है जिसके कारण किसी पर्सन को कोई लॉस या डैमेज हुआ है, देन यू आर लायबल टू कंपनसेट दैट पर्सन। या
the person who is a promoter of the company, the person who authorized the issue of the prospectus, and the most important one, the person who is an expert. means यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट फंसेगा एक्सपर्ट की डेफिनेशन में. दे शैल बी liable to pay compensation to every person who has sustained such loss or damage. However, in some exceptional cases, जहां पर पर्सन बिलीव करता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो अनट्रू नहीं है, या at the time when this statement is being given or the information is being examined, at that time this information was totally correct. In such cases, the liability will not arise, but these are the exceptions that needs to be checked on the basis of facts and circumstances of that time. This is about the civil liability. Civil liability stands for paying compensation or loss incurred to a person. Criminal liabilities, that means the penalties imposed under the provisions of the act, whether monetary or in the form of imprisonment or both. ये था हमारा second topic about the liabilities under the Companies Act 2013. Now, इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा आता है, वो है liabilities under the Income Tax Act 1961. 4 पॉइंट्स में हमें इन लाइबिलिटीज को कवर अप करना है. नंबर 1, सेक्शन 288, डिसेबिलिटी एज टू रिप्रेजेंट द असेसी. एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इनकम टैक्स मैटर्स में इनकम टैक्स अथॉरिटीज के सामने. हाउएवर, इन सम सिचुएशंस हम डिसेबल हो जाएंगे, दैट मींस वी विल नॉट बी एबल टू रिप्रेजेंट एनी असेसी. यदि हमारे ऊपर अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट किसी तरह की पेनल्टी लगाई जाती है, या फिर हमें किसी मिसकंडक्ट का दोषी माना जाता है और उस मिसकंडक्ट के लिए हमें कहा जाता है कि हम कुछ पीरियड के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते, देन फॉर दैट पीरियड वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी असेसी. तो सेक्शन 288 के अंदर दो मेन बातें कही गई हैं. एक, यदि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में हमारे ऊपर कोई पेनल्टी इंपोज्ड होती है, देन फॉर द पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, जितना पीरियड ये स्पेसिफाई करेंगे उतने पीरियड के लिए वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एन असेसी. सेक्शन 288 सबसेक्शन 4 ये कहता है, a person who has been convicted of any offense connected with any income tax proceedings or any penalty has been imposed under this act, he is disqualified from representing an assessee for the period determined by principal chief commissioner or chief commissioner, principal commissioner or commissioner. दूसरा प्रोविजन सेक्शन 288 सबसेक्शन 5 का है कि यदि एक पर्सन को गिल्टी माना जाता है इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑफ एनी मैटर रिलेटेड विद द प्रोफेशनल कंडक्ट, देन जितने पीरियड के लिए इंस्टीट्यूट ने उसको सीओपी सरेंडर करने के लिए कहा है उतने पीरियड के लिए आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. द अथॉरिटी जिसने डिसिप्लिनरी मैटर डील किया है उसने पीरियड डिटरमाइन करना है. इफ एनी पर्सन हु इज एन अकाउंटेंट, वैसे ये वर्ड लीगल प्रैक्टिशनर के लिए भी है, एडवोकेट के लिए, बट मैंने इसको सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के रेफरेंस में कवर किया है. इफ एनी पर्सन हु इज एन अकाउंटेंट इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी बाय एनी अथॉरिटी एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम. कौन सी अथॉरिटीज है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं? नफरा है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एंड बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, disciplinary committee, disciplinary directorate of the institute. An order passed by that authority shall have effect in relation to his right to attend before an income tax authority as it has in his relation to his right to practice as an accountant. तो जितने पीरियड के लिए उसकी प्रैक्टिस एज ए अकाउंटेंट रोकी है अथॉरिटी ने, जैसे आपने कई जगह पढ़ा, नफरा के अंदर प्रोविजन है कि 10 साल तक के लिए प्रैक्टिस को रोका जा सकता है, डिबार किया जा सकता है. कंपनी एक्ट के अंदर प्रोविजन है 5 साल तक के लिए प्रैक्टिस से रोका जा सकता है कुछ केसेस में. चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर प्रोविजन है जहां पर एक पर्सन का सीओपी कैंसिल किया जा सकता है फॉर एनी पीरियड. इन सच केसेस जहां पर किसी भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने यदि एक पर्सन की चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कैंसिल की है,
तो उतने पीरियड के लिए ही आल्सो बिकेम डिसेबल टू रिप्रेजेंट एनी असेसी अंडर द इनकम टैक्स लॉ। ये हो गया हमारा पहला सेक्शन, सेक्शन 288। देयर आफ्टर सेक्शन 278। सेक्शन 278 बात करता है अबेटमेंट ऑफ फॉल्स रिटर्न की, कि यदि एक पर्सन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही बात करते हैं, यदि वो इंड्यूस करता है अपने क्लाइंट को, किसी भी पर्सन को, कि आप इनकम टैक्स में ये गलत जानकारी दे दो, कुछ नहीं होता, जिसके कारण टैक्स की चोरी होती है, बेस्ड अपॉन दैट टैक्स इवेजन उस अकाउंटेंट के ऊपर पेनल्टी इंपोज्ड होगी, और वो पेनल्टी ना केवल मॉनिटरी है बट आल्सो इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट। Any person who abet or induce in any manner another person to make and deliver to the income tax authorities a false account, statement or declaration relating to the income chargeable to tax which he knows to be false or does not believe to be true, उसके बावजूद वो इंड्यूस करता है पर्सन को कि कोई बात नहीं, आप ये फॉल्स अकाउंट, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन दे दो, कोई बात नहीं, फंसोगे कहां? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और जरा देखो क्या पेनल्टी है। यदि टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट जिसको इवेड किया गया है इस गलत स्टेटमेंट के कारण, उसका अमाउंट, उसके कारण जो टैक्स की चोरी है वो 25 लाख रुपए से ज्यादा है, देन इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिग्रस, कठोर कारावास फॉर अ पीरियड लेस देन 6 मंथ से कम नहीं, 6 महीने कम से कम, 7 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, एंड फाइन इंपोज्ड होगा, बट यदि इस गलत स्टेटमेंट के कारण जो इवेजन हो रहा है टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट का, वो अमाउंट अप टू 25 लाख है, 25 लाख से एक्सीड नहीं करता, वो अमाउंट अप टू 25 लाख है, इन दैट केस रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, और वो कितनी है? 3 महीने से लेकर 2 साल तक की, एंड विद फाइन। 25 लाख से ज्यादा का है, देन रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 6 महीने से लेकर 7 साल की है, अदरवाइज इट इज 3 मंथ्स टू 2 ईयर, फाइन दोनों के केस में लगना है। यह प्रोविजन है हमारे सेक्शन 278 के। नाउ अच्छा, एक पेनल्टी और पढ़ लेते हैं पहले, सेक्शन 271J की, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। यदि असेसिंग ऑफिसर और कमिश्नर अपील इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग फाइंड्स दैट किसी अकाउंटेंट ने या मर्चेंट बैंकर ने या रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने गलत इंफॉर्मेशन सबमिट की है इन एनी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट फर्निश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, देन फॉर एवरी सच इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, every such incorrect report or certificate, that person liable to pay a penalty of rupees 10,000, fixed penalty 10,000 rupees for each such incorrect report or certificate। 10,000 रुपए की पेनल्टी कौन लगा सकता है? एओ या कमिश्नर अपील लगा सकता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोविजन आ गया वो है रूल 12A का। रूल 12A इनकम टैक्स रूल्स 1962 का। यह कहता है एवरी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जिसने रिटर्न प्रिपेयर की है असेसी की, अब रिटर्न प्रिपेयर करी है तो रिटर्न के लिए डाटा तो मिला होगा, हो सकता है वो डाटा आपने ऑडिट भी किया हो, तो जो इंफॉर्मेशन जिसके बेस पर ये इनकम टैक्स रिटर्न तैयार की गई थी, इनकम टैक्स रिटर्न की तैयारी के लिए जो इंफॉर्मेशन मिली उसकी ऑडिट भी की गई थी, देन आपको उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना होगा बिफोर द अथॉरिटीज। एवरी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु प्रिपेयर्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय द असेसी शैल either before making an appearance before the assessing authority officer
और immediately after making such appearance, यदि उसके बिहाफ पर appeared हो रहा है, furnish to that officer particulars of account statement or other document जो एसएससी ने आपको सप्लाई किए थे for the purpose of preparation of that return of income, and where the authorized representative for the purpose of preparation of return of income carried out the examination of account statement document means verification की है, then उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई होगी. से फॉर एग्जाम्पल ऑडिट की है, देन ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल होगी. अ रिपोर्ट ऑन द स्कोप एंड रिजल्ट्स ऑफ सच एग्जामिनेशन, ये आपको असेसिंग ऑफिसर को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. यहां पर कोई पेनल्टी की बात नहीं की गई, बट एक ऑब्लिगेशन है जो एक पर्सन के ऊपर इंपोज किया गया है कि इफ एनी पर्सन हु इज अपियरिंग on behalf of an assessee as a authorized representative, person is appearing on behalf of the assessee as authorized representative, and he also examine the accounts statements or any other document, या जो assessee की रिटर्न भरी गई उस रिटर्न को फर्निश करने के लिए जो assessee ने इनको इंफॉर्मेशन दी, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इस रिटर्न को प्रिपेयर किया गया है, दैट इंफॉर्मेशन, और यदि उस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन किया गया था तो उस एग्जामिनेशन की रिपोर्ट ऑन स्कोप एंड रिजल्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन, वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, फर्निश करने पड़ेंगे टू हुम, एओ, ईदर बिफोर अपीयरिंग और आफ्टर अपीयरिंग, बिफोर अपीयरेंस और आफ्टर अपीयरेंस. सो ये हमारा टॉपिक था एज टू द लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो इस चैप्टर में छोटे छोटे से 3 टॉपिक हमने कवर अप किए हैं. एक प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का, दूसरा टॉपिक लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर हमने सिविल लाइबिलिटीज एज वेल एज क्रिमिनल लाइबिलिटीज दोनों की बात की, एंड देयर आफ्टर फिर हमने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो लाइबिलिटीज हैं उनको कवर अप किया है. विद दिस कंपनी ऑडिट का मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया है. इस चैप्टर से एक बार क्वेश्चन आया है सिर्फ नवंबर 2018 में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्निश करने पर क्या पेनल्टी इंपोज होगी. इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्निश करने पर क्या पेनल्टी इंपोज होगी, यह क्वेश्चन आया है नवंबर 2018 में 4 मार्क्स का. सो नाउ कंपनी ऑडिट का जो हमारा मॉड्यूल था, जिसके अंदर कंपनी ऑडिट और ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ डिविडेंड, ऑडिट कमेटी, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये हमारे सब टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं. तो इस सेशन को भी यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट चैप्टर एंड आई थिंक इंटरनल ऑडिट के साथ ही शुरुआत करेंगे. नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट का है, उसी से शुरुआत करेंगे. दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. गुड बाय, टेक केयर.